दोस्तों नमस्कार, मैं बलवान सिंह BS ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर। दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल BS ज्योग्राफी क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों हमने 1000 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला शुरू की थी उसमें से 270 क्वेश्चन मैं पिछले 6 वीडियो क्लास में आपको करवा चुका हूं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 7 यानी कि 7वां जो पार्ट बना रहा हूं वीडियो क्लास का, तो इसमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहा हूं। इस प्रकार टोटल 1000 से अधिक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। ये वो क्वेश्चन है जो पीछे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे पटवारी ग्राम सेवक की क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं आज के ये क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? कांस्य युग, पाषाण युग, लोह युग, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखालदास बनर्जी, SR राव, राय बहादुर दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल। तो दोस्तों आप इसमें अपना उत्तर राइट कर सकते हैं भी कौन सा सही होगा, फिर आप देखें भी सही है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, राय बहादुर दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पहले हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या लोथल, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। लोथल है ये अपने भारत में स्थित है, तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम स्क्रीन पे छोटा करके फिर देखते हैं, यानी कि ऑप्शन भी दिखे आपको और क्वेश्चन भी पूरा दिखे। तो यहाँ दोस्तों सूची से सुमेलित करना है। सूची स्थल की दे रखी है, वर्तमान समय में भौगोलिक स्थिति कहाँ है, ऐसा पूछा गया है। तो ये एक रोचक क्वेश्चन है, इसको आप मिलान करके देखें अपने आप ही, उत्तर इसको बाद में ही देखें इसका उत्तर। हाँ, तो यहाँ हड़प्पा कहाँ है? क्या राजस्थान में है? क्या सिंध प्रांत पाकिस्तान में है? या मकरान तट ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर है? या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो दोस्तों यहाँ देखते हैं जो हड़प्पा है ये कहाँ है। तो हड़प्पा क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन सी। हड़प्पा कहाँ है? सी ऑप्शन में तो गलत हो रहा है ये। तो यहाँ आप देखेंगे कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा आपके राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? आपके राजस्थान में है। और तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी कि बी में एक कौन से ऑप्शन में है? तो बी में एक है वो ऑप्शन दे रखा है यहाँ सी। इसके बाद में देखते हैं सी, मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये सिंध पाकिस्तान में है, ये सही है। इसके बाद में देखते हैं डी, यानी कि ये क्या दे रखा है? सतका गेंडोर 3 नंबर में है, यानी कि ये ईरान और सीमा पर है। तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों आपका सी, यानी कि सी के अनुसार दिया हुआ ए में 4 पश्चिम बंगाल नहीं है, ये पंजाब है। हाँ, तो ये सही होगा आपका पश्चिमी पंजाब, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है हड़प्पा का। चलो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया यहाँ कि सिंधु सभ्यता के संबंध किस स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, लोथल व रंगपुर से, कालीबंगा और रोजदी से, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों बी, यानी कि लोथल और रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं क्या पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? कांस्य का या ताम्र यानी कि तांबे का, लोहे का या टीन का? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? मैं बताऊंगा कि यहाँ इसका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि कांसा। क्वेश्चन नंबर 7, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस
सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संतरज खेला जाता है, खेल होता है एक प्रकार का, उसका बोर्ड होता है, तो उसके 2 नमूने किस सिंधु सभ्यता में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंजोदड़ो या फिर लोथल। दोस्तों यहाँ सही ऑप्शन होगा इसका, यानी कि संतरज का संबंध है लोथल से है, तो ऑप्शन सही होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, यानी कि ऐसे कौन सा पशु है जिसके उनके मोहरों पर उसका फोटो उत्कृत है, यानी कि बनाया गया है। शेर का, घोड़े का, बैल का या हाथी का। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों यहाँ 8 नंबर में आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों यहाँ सी, यानी कि बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। पतन नगर का मतलब यहाँ एक तो पतन होता है खत्म होना, यानी कि मिटना। यहाँ पतन नगर का मतलब होता है दोस्तों समुद्री किनारे पर जो नगर होता है उसको हम पतन नगर बोलते हैं। तो देखते हैं हड़प्पा का कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर था तो समुद्र के किनारे पर था। तो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 में आपका ऑप्शन सही होगा लोथल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा आपको पढ़ने में। तो देखते हैं, सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों इसमें असत्य कथन देखना है। नगरों ए में देखिए, नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे कि आज भी जयपुर में इसको नमूना देखने को मिलता है। तो क्या ऐसा पहले था? यस, ये सही है तथ्य। बी, संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। बिल्कुल सही है, गंदे नालों की नालियाँ निकाली हुई थी वहाँ सड़कों के दोनों ओर से। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। यहाँ के देखते हैं, नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी। डी देखते हैं, सिंधु नगरों के घरों में अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा यहाँ, यानी कि आज का जो हमारा नगर नियोजन है इसमें जो अपने जो गृह होते हैं, घर होते हैं, उनके मुख्य द्वार और खिड़कियां सड़क की ओर खोलते हैं। लेकिन यहाँ सिंधु सभ्यता थी उसमें सड़कों की ओर अपने घर और जो खिड़कियां थी वो नहीं होती थी, पीछे की ओर होती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में देखते हैं। आपसे पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन में कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कालीबंगा में, हड़प्पा में, चहुंदड़ो में या फिर लोथल में। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था। पशु और मानव बलि पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, मातृ देवी की पूजा पर, प्रकृति की पूजा पर। आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, यानी कि यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, मातृ देवी की पूजा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। वेरी गुड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्तांग 7 अंगों का एक सिद्धांत दिया था दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने दिया था, मनु ने, चरक ने, कौटिल्य ने या तुलसीदास ने। तो यहाँ ये सप्तांग जो सिद्धांत दिया था वो कौटिल्य ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कूट वाला क्वेश्चन आया है, सिंधु सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि जो सही है वो शब्द अपने को चुनने हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। बिल्कुल सही है। इस समय अंतर्देशीय
तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार प्रचलित थे। बिल्कुल सही है। इस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। इस समय माप की इकाई 2 के गुणज में थे। तो दोस्तों यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3, यानी कि यहाँ ये कथन दिए हुए हैं, तीसरे नंबर का जो कथन दिया है ये सही नहीं है, यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन इसके सही होंगे, इसलिए 14 नंबर में आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? आपको हर क्वेश्चन पर सत्य और असत्य पर ही ध्यान देना है। कई बार सत्य पूछा जाता है, हम असत्य समझ बैठते हैं, और असत्य पूछा जाता है जबकि हम सत्य समझ बैठते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप थोड़ा गौर से देखें परीक्षा हॉल के अंदर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिए हैं? नगर नियोजन व्यवस्था में ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड यानी कि आपस में जाड़ के रूप में जो कटता है ना, उसको ग्रिड बोलते हैं। बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर माह में फसल बोते थे तथा अप्रैल में अपनी फसलें काट लेते थे। 2 नंबर ऑप्शन दिया है आपका 15 नंबर में। तो यहाँ तीसरा देखते हैं। तो पहला देखिए आप, पहला क्या हुआ था, इसमें सही हुआ था, और अपना दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं। हड़प्पा वासियों ने उत्तरी पाकिस्तान में व्यापार बस्ती की स्थापना की थी, जिससे चीन के साथ व्यापार बढ़ने में मदद मिली। तो यह आपका लाइन सही नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। चौथा पॉइंट भी आपका सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ 15 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि सी पॉइंट सही है यहाँ, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 तो सही है, तीसरा और चौथा है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है 16 में, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हाँ, पहले मैंने जो बताया था वो आ गया कि अब की बार असत्य पूछा है। क्या पूछा है? असत्य शब्द पूछा है कि असत्य कौन सा है निम्न में से असत्य कौन सा है? चलो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ देखते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है, पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यानी कि ये भी हम पढ़ चुके हैं। पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। यहाँ असत्य पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ लोहे से परिचित उस जमाने में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पशु से सामान्यतः परिचित नहीं थे? बैल से, कुत्ते से, घोड़े से या फिर गाय से? 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका, इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों सी, यानी कि घोड़े से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था ईरान से, चीन से, मिस्र से या सुमेरिया से? तो दोस्तों यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है वो डी, यानी कि सुमेरिया से संबंध था। आगे देखते हैं, निम्न में से पूछा है, वैसे तो भारत पाकिस्तान से ही है लेकिन सुमेरिया। चलो आगे देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? यानी कि जो सबसे पहले जो लोग भारत में आए तो वो उनको आर्य कहा गया, श्रेष्ठ पुरुष कहा गया, लेकिन वो कहाँ से आए? यूरोप से, मध्य एशिया से या पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से? तो 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन होगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने भी बताया ये कि जो आर्य हैं वो भारत में मध्य एशिया से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20, 21 और 20, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यहाँ पूछा गया आपसे, आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता था पंजाब, सप्त सिंधु, उत्तरी भारत, ये सभी? तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन होगा सही बी, सप्त सिंधु कहलाता था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 21 नंबर, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? यानी कि वैदिक साहित्यों में जिस नदी का वर्णन मिलता है सर्वाधिक, सिंधु या सूतोद्री या सरस्वती या गंगा? तो यहाँ देखते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि सिंधु नदी की चर्चा ज़्यादा हुई है उस काल के अंदर। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया आपसे, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल
नगर संस्कृति, यानी कि इसमें सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा आया, तो वो देखते हैं। यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं सोने के सिक्के सबसे पहले क्या आया था, तो दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए नगर संस्कृति वहाँ मिली थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद में लोहे का हल, नहीं, इसमें सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और लोहे का हल, नगर संस्कृति, तो यहाँ आपका ऑप्शन दे रखा है यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको सुमेलित करके देख लेना बढ़िया तरीके से, टाइम नहीं लगेगा। चलो आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। अंतिम जैन तीर्थकर गौतम बुद्ध के समसामयिक थे, यानी कि समकालीन उस समय के। अंतिम जैन तीर्थकर गौतम बुद्ध के समसामयिक थे। अंतिम जैन तीर्थकर का जन्म राजगृह में हुआ। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ। डी में दिया प्राचीन नगर श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ कौन सा पूछा है, थोड़ा गौर, सही नहीं है ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बी क्वेश्चन है वो सही नहीं है, बाकी 3 सही बताया गया है, बी वाला गलत है। तो ये आपका उत्तर राइट होगा, यानी कि अंतिम जैन तीर्थकर का जन्म राजगृह में हुआ, ये सही नहीं है और बाकी 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे संगम काल में दक्षिण से उत्तर के व्यापार के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग सर्वाधिक उपयुक्त था। तो दोस्तों 24 जो नंबर क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। और इसको हम जानते हैं उज्जैन, प्रतिष्ठान, कांची, मदुरई, तो ये सही होगा। आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। वीडियो क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है तो मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करूँगा आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 फिर से आ गए, हमने पढ़ लिया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनको कूट में भी मिला लेते हैं और फिर देखते हैं इसको। यहाँ देखते हैं प्रारंभिक वैदिक समाज था। प्रारंभिक वैदिक समाज था, कैसे क्या था, एक जनजातीय समाज, जाति के आधार पर विभाजित समाज और मातृत्वात्मक समाज, या एक विवाह प्रथा वाला समाज। तो यहाँ आपके ऑप्शन कौन से सही होंगे, तो 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसका ऑप्शन सही होगा। कौन सा देखते हैं, एक जनजातीय समाज था और एक विवाह प्रथा वाला समाज था। तो यहाँ ऑप्शन 25 में ए सही दे रखा है, तो आपका क्या होगा, 1 और 4 ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि अपना वीडियो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सही उत्तर बताते चला जा रहा हूँ, आप इसको बढ़िया तरीके से बाद में देखते रहें। निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन में प्रारंभिक कृषि संस्कृति, आग से भोजन पकाना, मनुष्य के स्थायी निवासी बनाने का आरंभ और मृद भांड बनना। तो मृद भांड भी बनते थे, आग से भोजन पकाते थे, प्रारंभिक कृषि थी, लेकिन मनुष्य वो स्थायी रूप से नहीं बसता था। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ, यानी कि सी। बाकी सही, ये गलत है एक सिस्टम। अगला देखते हैं। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किन ग्रंथ या ग्रंथों से प्राप्त होता है। ऋग्वेद से, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से, या बृहदारण्यक उपनिषद से, या श्वेताश्वर उपनिषद से। तो यहाँ देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है सी, केवल 2, यानी कि यहाँ आपका 2 नंबर है वो सही होगा, ऐतरेय ब्राह्मण उपनिषद या आप ग्रंथ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनको सुमेलित करना है 28 नंबर क्वेश्चन को, और नीचे कूट भी दिए गए हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। फिर चलो हम ले लेते हैं ऊपर तक, यहाँ तक ले लेते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, क्या दिया हुआ है, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक
इधर दिया है पंतजलि, गौतम, कणाद या अलुक या कपिल, इधर इनके नाम दिए हुए हैं। और दोस्तों इधर क्या दिया हुआ है, सूची के अंदर कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं। सूची ए को भी 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। इनको सम्मिलित करना है, यानी कि कौन सा किसका सही उत्तर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं दोस्तों, चलो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा देखते हैं। 28 नंबर में आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा देखते हैं। एक ए साक्ष्य है वो कपिल मुनि का है। योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ एक पंतजलि है। और उसके बाद में आपका रहा सी न्याय गौतम बुद्ध का है। और उसके बाद में डी बचा 3 नंबर का, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है आपसे 29 और 30 एक साथ देख लेते हैं। क्या पूछा है, वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता था। 4 जातियों के लिए, व्यवसाय समूह के लिए, श्रम विभाजन के संदर्भ में, आर्यों और अनार्यों के अंतर दिखाने हेतु। तो यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था ग्रामीण, वज्रपति, सेनापति, पुरोहित। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये राजा की सहायता करता था पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 और 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया। आदि शंकराचार्य ने, पंतजलि ने, या फिर वेदव्यास ने, या मनु ने। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों सी, यानी कि वेदव्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। जनता किस में विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, या देवी पूजा में, या बलि व कर्मकांड में। तो दोस्तों यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन होगा डी सही, बलि और कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करती थी ऋग्वेद में जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है 34 और 35 नंबर क्वेश्चन है, एक साथ नहीं देख सकते, पहले 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिला है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, या सामवेद में। 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सही होगा दोस्तों, यहाँ देखते हैं सी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 सुमेलित करना है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4, सुमेलित कीजिए। चलो करते हैं। नदी का नाम, प्राचीन नाम दिया है, नदी का आधुनिक नाम। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हैं आप पढ़ते रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा गौर से देखिए। विस्ता नदी, वितस्ता नदी और अस्किनी नदी, पुरुषणी नदी, विपाशा नदी। इधर वर्तमान नाम दिए हैं चिनाब, व्यास, झेलम, सतलुज और रावी, यानी कि पंचनद पंजाब, वो 5 नदियां दी गई है जिस क्षेत्र को पंजाब कहा गया है, यानी कि जो आधा पंजाब पाकिस्तान और आधा भारत में चला गया ये क्षेत्र। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन सही होगा आपका, देखते हैं मिलान करके। हाँ, ए में ए का झेलम को कहा जाता था वित्सता नदी। और फिर देखते हैं बी यानी कि अस्किनी नदी किसे कहा जाता था, चिन्नाब को। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि पुरुषनी नदी किसे कहा जाता था, सी, यानी कि यहाँ सी के अंदर रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा जाता था। और यहाँ विपाशा किस नदी को कहा जाता था, व्यास नदी को विपाशा, वी से वी, बी सी वी, यानी कि यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके नाम आप याद कर लीजिए, प्राचीन और नए नाम। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में इतने ही क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन लिए आज की वीडियो क्लास में। अगली जो वीडियो क्लास होगी उसमें फिर 35 क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक
आप यदि ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल BS ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।